शुरू करें। देखो आज का सबसे पहले ना टॉपिक तो ये है एक्टिव और पैसिव का। अभी तक हम सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। हमने किया है क्या, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, मॉडल्स, है ना, ये सारे पोर्शन हम कर चुके हैं। आर्टिकल्स हमारा लास्ट क्लास था, उसको हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर आप प्री में जाते हैं तो एक क्वेश्चन आएगा, मेंस में भी होता है कि कन्वर्ट एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव और पैसिव इनटू एक्टिव। लेकिन सबसे पहले आपको बोलता क्या है, वो ये कहता है कि स्टेटमेंट क्या होगा उस क्वेश्चन का कि कन्वर्ट फॉलोइंग इन एक्टिव और ऑब्लिक पैसिव। इसका मतलब वो ये आपको नहीं बताएगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक्टिव का है या पैसिव का है। ये पता भी आपको लगाना है, और ये पता लगाना मैंने आपको डे 1 में सिखाया था कि विच सेंटेंसेज आर एक्टिव एंड विच सेंटेंसेज आर पैसिव, है ना, क्योंकि हमें एरर में भी उसका ध्यान रखना था, हमें इंप्रूवमेंट में भी उसका ध्यान रखना था, हमें फिलअप्स में भी उसका ध्यान रखना था। तो सब जगह हमें मोस्टली एक्टिव और पैसिव सेंटेंस पढ़ने को मिलता है और हम उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्क करते हैं इंग्लिश के अंदर, है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आएगा, मतलब इंप्रूवमेंट में, एरर में, फिलअप्स में बहुत रेयर क्वेश्चंस उससे आते हैं, ठीक है। बट एक्टिव और पैसिव के मोस्टली क्वेश्चंस इसी लैंग्वेज पे बेस्ड होते हैं। तो हमने ये देखना है कि सबसे पहले सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव, ये मैंने आपको बता दिया था, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं कि आपके पास एक कंसेप्ट, ये पूरा मैंने चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए, अभी इस चार्ट पर भी डिस्कस करता हूं। लेकिन अगर पैसिव की अगर हम बात करते हैं ना, तो पैसिव में आप देखोगे ऑलवेज V3 मिलता है, ये मैंने आपको बताया था, ऑलवेज V3 हमेशा, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव के अंदर होती है। लेकिन समस्या एक और है, ये है कि एक्टिव के अंदर भी V3 होती है, मतलब एक्टिव में तो V1 भी लग सकती है, V2 भी लग सकती है, V3 भी लग सकती है। अब हमारे पास V3 तो दोनों में आ गया, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करें कि एक्टिव कौन सा और पैसिव कौन सा है। सेंटेंस में तो V3 लिखा हुआ है, तो उसका तैयारी करने का कंसेप्ट ये है कि अगर हैज, हैव और हैड मेन हेल्पिंग वर्ब है, मेन हेल्पिंग वर्ब है वर्ब के, मतलब मेन हेल्पिंग वर्ब है वर्ब के यानी V3 के, तो वो एक्टिव है। इसके अलावा जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, टेंस के अंदर जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है, डू डज, इज एम आर, है ना, हैज है, और हैज है आते ही क्या हो गया, एक्टिव हो गया। लेकिन अगर हैज के साथ और हैव के साथ और हैड के साथ अगर V3 आ गया तो वो पैसिव हो जाएगा। किस कंडीशन में, बीन के कंडीशन में। तो अगर बीन आता है तो उस कंडीशन में V3 हो जाएगा और वो आपका पैसिव हो जाएगा, आपको बता रखा है। लेकिन खाली हैज, हैव, हैड और V3 आएगा तो वो एक्टिव रहेगा। क्लियर है। बाकी जितने भी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर आपको V3 दिख जाता है तो वो आपका ऑलरेडी पैसिव है, ठीक है, फिर उसको एक्टिव बनाने की जरूरत है। तो ये आपके क्वेश्चन से पता चल जाएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की हेल्प से। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम आते हैं तो एक और समस्या आती है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि कई बार V2 जो है ना वो V3 होती है, V2 जो होती है ना वही V3 भी होती है। तो बस यहां पर याद रखना है कि भाई जो V2 लगा हुआ है ना वो V3 नहीं है, वो V2 है। इस बात का पता कैसे चलेगा, तो V2 की एक खास बात है कि V2 सब्जेक्ट के साथ लगती है, सब्जेक्ट के साथ V2 लगती है। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ V2 लग गई है तो ये समझो कि V2 नहीं है, V3 है। क्लियर हो गई। और जब ये आपको पता चल गया कि V3 है तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भैया एक्टिव का है या पैसिव का है। इस पर हम पूरी चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन अब ये एक बार इतना हमें समझना जरूरी है। क्लियर। अब आइए आपके पास सेंटेंस आता है कि भैया कन्वर्ट करना है सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में। ये पार्ट आप देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको सिखाया है मैंने। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है। इसी के आधार पे आप देखोगे 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्शनल एक्टिव पैसिव अलग है, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स जो एक्टिव पैसिव है वो धड़ाक से लगेंगे, ऑप्शन देख के लगेंगे, ना पढ़ना है, ना समझना है, ना मतलब समझना है कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, देखो सब्जेक्ट है, पहली बात तो ये याद रखना हमारा काम मैक्सिमम इसी पे फंस जाएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा रोल। ये जो सब्जेक्ट होता है ना यहां आ जाता है, जब आप पैसिव बनाओगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा। जैसे अगर आई है तो यहां मी हो जाएगी, और अगर यहां मी है तो ये ऑब्जेक्ट यहां आके सब्जेक्टिव केस बनेगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इस्तेमाल होगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन यही रहेगी, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगा ना इस नए वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा भाई।
मान लो वहां पे प्लूरल था, यहाँ सिंगुलर था, ये प्लूरल आके यहाँ बैठ गया, सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पहले सिंगुलर था, अब ये प्लूरल होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब नए सब्जेक्ट के अनुसार बनेगी, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। और जब हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आपको पता है कि मेन वर्ब लगनी है, अगर एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो आपको पता है V3 वाला ऑप्शन चाहिए, ठीक है। और अगर पैसिव से एक्टिव बना रहे हो तो वो डिपेंड करता है कि किसका क्या बनता है, वो हमें इन चार्ट्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। अभी डिस्कस करें। ये रूल क्लियर हुआ, ऑप्शन में से टैली करके क्वेश्चन हो जाते हैं। इस पर आते हैं, हेल्पिंग वर्ब अगर हम लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब तो पता ही है, बता चुका इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो वो क्या है कि भैया हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन यही रहेगी चेंज करते समय भी, चाहे एक्टिव से पैसिव करो चाहे पैसिव से एक्टिव करो, हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन यही रहेगी। आई बात समझ में वैभव? ठीक है। तो यहां पर देखो ये चीज हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, अब फिर सब्जेक्ट अपना चेंज करेगा पोजीशन, ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा और इधर वाला ऑब्जेक्ट इधर आएगा और फिर इस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ये मेन वर्ब और इस सब्जेक्ट के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट तो लग नहीं सकती इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल हो गया, यहाँ पहले सिंगुलर था, तो ये प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अब मुझे ये लग रहा है कि मतलब पहले पढ़ा है तो ये समझ में आ रहा होगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर है। WH का क्वेश्चन अगर आता है तो WH भी यही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वाला रूल तो आपको पता ही है, ऊपर से उठा लोगे, ऑब्जेक्ट यहाँ, सब्जेक्ट यहाँ, एम भी यहाँ। और देखो इनकी जरूरत तब पड़ती है, हमारा क्या है, हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन्हीं दो को पहले टैली करना है। मान लो दो ऑप्शन में ये दोनों फंस गए, तब जाके हमें जरूरत पड़ती है बाकी की। और यहां पर देखिए एक जो इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट से पहले बच्चों को अगर बाई वाला क्वेश्चन दे दिया जाए ना, बाई का क्वेश्चन दे दिया जाए तो बच्चा बता देगा पैसिव है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बाई ना लगा हो ना तो उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। यानी कि अंडरस्टूड है कि अगर काम किसी के द्वारा कराया जा रहा है तो वो पैसिव है। तो बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे जिसमें बाई नहीं भी होगा, कहीं एट होगा, कहीं बाई होगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है, अगर किसी के द्वारा करा रहे हो तो बाई का इस्तेमाल होगा, अगर सामने वाला करने की स्थिति में है तो बाई का इस्तेमाल होगा। किसी के ऊपर कर रहे हो, जैसे आप किसी गरीब आदमी को देख के हंस दिए, तो जब हंस दिए तो बाई तो नहीं हंसा गया, बाई द्वारा हंसा गया, ऐसा नहीं, एट हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, एक तो ये सारी चीजें एकदम याद रखना, ये वाला पोर्शन भी याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको भाव समझ में आ जाएगा, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे उस प्रैक्टिस के आधार पे बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ जाएगी, लेकिन ऑप्शन के आधार पे, इन दोनों के आधार पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। 4 में से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और 2 रह जाते हैं, और 2 पे हमें काम करना है, ठीक है। ये समझिए चेंजेस कैसे होता है, चेंजेस का समझिए। अगर ये वाला सारा पोर्शन एक्टिव का है और इधर वाला सारा पोर्शन पैसिव का है, ऐसे ही अगर आप इधर आओगे तो ये वाला एक्टिव का है और ये वाला इनका पैसिव बनता है। लेकिन देखो डबल एरो लगा हुआ है, दोनों तरफ एरो लगी हुई है, मतलब अगर ये है तो ये बनाओगे, ऑप्शन में ये ढूंढोगे, अगर ये है तो ये ढूंढोगे। क्लियर है? आप करके देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा अभी, अभी कितने क्वेश्चंस निकलेंगे, ठीक है, फटाफट निकलेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं। अब जब लॉजिक हमारा फेल हो जाएगा ना, कहीं कंडीशनली लॉजिक फेल हो गया, तो हमेशा लॉजिक भी नहीं चलती, लेकिन यहाँ पे 90% लॉजिक आपका फिट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। डू डज V1 सब्जेक्ट के साथ V1 और सब्जेक्ट के साथ V1 SES IS ये लगता है, आपको पता है। और जब ऐसा कुछ दिखे सेंटेंस में तो वो एक्टिव का है, ये आपको शुरू से पता है। उसका पैसिव बनता है EJMR V3। मैंने EJMR V3 क्यों लिखा भाई? सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है और वो सब्जेक्ट बन रहा है तो इधर आते ही वो प्लूरल हो जाएगा। भाई ऑब्जेक्ट प्लूरल है, जब वो उठ के इधर आएगा तो प्लूरल हो जाएगा। तो यहां आपको हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मैंने बताया ना कि मान लो यहाँ आई है और यहाँ देम है, तो ये देम क्या है, यहाँ आई के हिसाब से एम लगा है, ये देम यहाँ के क्या बनेगा, देयर बनेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, देयर के साथ अब एम तो चलेगा नहीं तो आर बनेगा, ठीक है। तो ये देखा आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो एम वाला केस आर बनेगा। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसे इसका प्लूरल केस बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इज एम आर डू डज का होता है पैसिव में इज एम आर। बस देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है। वहां अगर सब्जेक्ट पहले सिंगुलर था फिर सिंगुलर है तो कोई बात नहीं, सिंगुलर फॉर्म ही लगा दो, इज लगा दो, आई है तो आर एम लगा दो, प्लूरल है तो आर लगा दो, ठीक। बस ये ध्यान रखना। तो पहले अटेम्प्ट में ये केस खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस अभी करते हैं।
ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और इज एम आर के साथ V3 दिया गया, कह रहा है कन्वर्ट करो इस सेंटेंस को, तो ढूंढना है ऑप्शन में डू डज प्लस V1। और जब डू डज दोनों मिल जाए ऑप्शन में, दो ऑप्शन में मिल गया, एक में डू मिल गया, एक में डज मिल गया, अब क्या करें? अब ये वाला रूल है ना, यहां जो ऑब्जेक्ट था वो ये प्लूरल था या सिंगुलर था? अगर सिंगुलर था तो यहां आया होगा, सिंगुलर बना होगा, तो अगर डू वाला ऑप्शन कट जाएगा, डज वाला। समझ में आई बात? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। तो ऐसे ही बस इसको नोट कर लीजिए, इज एम आर V4 अगर है तो उसका बनता है इज एम आर बीइंग V3। ऑप्शन में ढूंढेंगे आप इज एम आर बीइंग 3। हैज और हैव के साथ V3 अगर दिख रहा है तो हैज बीन और हैव बीन के साथ V3 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दो ऑप्शन आ गए सेम, एक में हैज बीन आ गया, एक में हैव बीन आ गया, तब क्या करोगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वहां चले जाएंगे। मान लो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम फंस गए, तब क्या करोगे? तब ये वाला ऑब्जेक्ट के पास या तो कहीं बाई, कहीं एट, कहीं इन, ऐसा प्रीपोजिशन वाला इशू आएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन इतना टफ बनाता नहीं है ना। इक्का दुक्का अगर बहुत ही आपकी किस्मत खराब है, आपने एकदम किस्मत खराब लेके पैदा हुए हो, तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप 100 क्वेश्चन करिए, मैंने कहा ना 90 सेट हो जाते हैं, 90 क्या 95 सेट हो जाते हैं। ठीक है, सबसे कॉन्फिडेंट बनने वाला चैप्टर है ये, एक्टिव पैसिव या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगले में आइए, हैज और हैव के साथ V3 है तो हैज बीन और हैव बीन के साथ V3 लगता है। बीच में आप देखिए यहां पर मैंने नहीं लिखा है हैज बीन और हैव बीन के साथ। आपको पता है कि हम V4 वाला रूल भी चलाते हैं जिसमें सिंस फॉर लगता है, इसका पैसिव बनता ही नहीं है। तो इसका बनता नहीं है तो देखा भी नहीं गया है, ठीक है, तो इसका पैसिव नहीं बनता है। यहां पर आइए, डिड प्लस V1 में, पास्ट में चलते हैं। डिड प्लस V1 या सब्जेक्ट के साथ V2 लगा हो तो आपका चलेगा वॉज और वर के साथ V3। वॉज और वर के साथ अगर V4 लगा हो तो वॉज और वर के साथ बीइंग लगा के V3। बस इतना याद रखना पड़ेगा। देखो सेम पैटर्न है, डू डज वाला इज एम आर वाला इज एम आर बीइंग V3, ऐसे डिड वाला वॉज वर V2, यहां पर देखो वॉज वर V4 वाला वॉज वर बीइंग V3। ठीक है, यहां पर अगर हैड V3 है तो हैड बीन V3। अब एक नियम हमने और पढ़ा है कि हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो भैया इसका भी नहीं बनता क्योंकि यहां भी नहीं बना था हैज बीन वाले के साथ, तो दोनों का नहीं बनता है। विल और सेल के साथ हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विल बी और सेल बी V3 बन जाता है। ठीक है, तो विल के साथ बी लगा दोगे तो पैसिव बन जाता है। विल सेल बी V4 होता है। अब बी तो पहले से ही एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि इज एम आर की फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है, तो बी के साथ अब इज एम आर के साथ बीइंग लग रहा है, अब बी के साथ फिर बीइंग लगाना करेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसका नहीं बनता। क्लियर है? विल हैव और सेल हैव के साथ V3 वहीं से उठा लो, बीन वाला ऑप्शन चाहिए, विल हैव बीन, सेल हैव बीन, V3। ठीक, मॉडल्स की बात करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। हमें पता है कि एक्टिव में इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मॉडल्स में आपको पढ़ाया गया है। जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो इसको पैसिव बनाने के लिए बी प्लस V3 लगता है ना। मतलब मॉडल्स का अगर पैसिव बनाना है तो ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा मॉडल प्लस बी प्लस V3। और अगर मॉडल के साथ हैव, हमें पता है कि मॉडल के साथ हैज नहीं लगता, मॉडल के साथ हैड भी नहीं लगता, तो मॉडल के साथ हैव लगता है, हैव प्लस V3। तो हैव प्लस V3 का पैसिव बनता है मॉडल के साथ हैव बीन प्लस V3, क्योंकि वहां भी हैव बीन प्लस V3 लग रहा था। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये अपने आप में आपको ऑब्जेक्ट्स और सॉरी क्या नाम है, ऑप्शंस को देख करके सीधा आप आंसर्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस और देखते हैं कैसे लगेगा। अब इसके बाद कुछ ऐसे अलग से आएंगे जिसके अंदर क्या होगा, इन हेल्पिंग वर्ब वगैरह जैसी चीजें नहीं होगी। कुछ होगा जैसे कहता है कि प्लीज कहेगा, लेट कहेगा, है ना, ऑर्डर करेगा, तो उनके अंदर कुछ अलग से वर्ड्स यूज किए जाएंगे, उनका पार्ट हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, पहले हम इस पे कॉन्फिडेंट हो जाए। ठीक है, तो उसको करने के अलग तरीके हैं। जैसे अगर कह देता है प्लीज शट द डोर, तो अब प्लीज क्या है, एक प्रकार का रिक्वेस्ट है, तो उसमें लिखा जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, है ना। तो इस तरीके का ऑर्डर करता है कोई व्यक्ति, कोई बॉस ने ऑर्डर किया, है ना, किसी एम्प्लॉय को किया, फैमिली में किसी ने ऑर्डर किया, तो जब ऑर्डर का भाव प्रकट होगा तो उसमें यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, तो इन तरह के कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हम उनको डिस्कस करेंगे, पहले हम इस पे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पे वर्क करना है, बस आपको ये याद रखना है, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।